Hello students, all of you are most welcome to my YouTube channel Deep Edu Zone, and I am your host as usual Deepak Kumar. Today in this video we have brought you Hindi meaning, line wise Hindi meaning of the poem An Introduction composed by Kamla Das, and this is a very most important poem in BA final syllabus अंडर कुमार यूनिवर्सिटी कॉलेज एंड एसएसजे कैंपस। तो आज की वीडियो में आज हम आपको बताने जा रहे हैं एन इंट्रोडक्शन का लाइन वाइज मीनिंग बताने जा रहे हैं। और ये जो पोएम है कमला दास ने लिखी है, ये दूसरी पोएम है जो आपके कोर्स में आपके सिलेबस में इसको प्रेस्क्राइब किया गया है। तो एक एक करके हम इसका लाइन का मीनिंग हिंदी मीनिंग बताएंगे यहाँ पर। तो एक जो पोएम थी पनिशमेंट इन किंडरगार्टन, वो हमने पहले से ही उसकी वीडियो बना दी है। उसकी जो वीडियो है वो आप प्लेलिस्ट में जाके बीए फाइनल करके वहाँ पर बना रखा है हमने, बीए फाइनल कुमाऊं यूनिवर्सिटी करके वहाँ पर एक प्लेलिस्ट बनी होगी। तो बीए फाइनल बीए थर्ड ईयर करके आप उसको चेक कर लीजिए, वहाँ पर आपको वो पोएम का मीनिंग आपको हिंदी मीनिंग मिल जाएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं अभी एन इंट्रोडक्शन को। तो ये जो पोएम है एन इंट्रोडक्शन, इसमें जो पोइटेस है उसने अपना एक ब्रीफ जो है एक इंट्रोडक्शन दिया, अपना परिचय दिया है, और यहाँ पर एज ए राइटर खुद को डिस्क्राइब किया है। सो लेट्स सी मीनिंग। आई डोंट नो पॉलिटिक्स बट आई नो द नेम्स। ओके, सो यहाँ पर वो कह रही हैं आई डोंट नो पॉलिटिक्स बट आई नो द नेम्स, मतलब मुझे यूँ तो पॉलिटिक्स के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है, आई डोंट नो पॉलिटिक्स बट आई नो द नेम्स, लेकिन मैं कुछ नाम जानती हूँ, और दोज इन पावर, और उनके नाम जानती हूँ जो कभी सत्ता में रहे थे, जो कभी जिनकी सरकारें रहीं उनके नाम जानती हूँ। एंड कैन रिपीट देम लाइक, और उनके जो नाम है वो डेज ऑफ वीक, मतलब जैसे दिनों के नाम होते हैं, नेम्स ऑफ मंथ्स महीनों के नाम होते हैं। तो वो जैसे कोई भी बच्चा कोई भी व्यक्ति जैसे दिनों के नाम और महीनों के नाम को अपनी उंगलियों में बता सकता है, जो वीक ऑफ डेज होते हैं, सप्ताह के जो दिन होते हैं उनके नाम को और महीनों के नाम को वो उंगलियों में गिन के बता सकता है, संडे मंडे ट्यूसडे जनवरी फरवरी करके। उसी प्रकार से मैं भी पॉलिटिक्स के बारे में ज़्यादा तो नहीं जानती हूँ, लेकिन हाँ जो सत्ता में रहे हैं उन लोगों के नेताओं के नाम में आपको उंगलियों में गिना सकती हूँ, बिगनिंग विद नेहरू, और सीधे नेहरू से शुरुआत करके, क्योंकि आप जानते हैं नेहरू वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ओके, सो आई एम एन इंडियन, मैं एक भारतीय हूँ। वेरी ब्राउन, स्किन का जो कलर है वो फेयर, गोरा तो नहीं है, ब्राउन कलर का है, गेहुआ रंग है। एंड ब्राउन बॉर्न इन मालाबार, और उनका जो जन्म है मालाबार केरला में हुआ था। आई स्पीक 3 लैंग्वेजेस, मैं 3 भाषाएं बोलती हूँ। राइट इन 2 भाषाओं में लिखती हूँ। ठीक है, तो उन्होंने जो अपनी जो लिटरेचर है, उन्होंने जो पोएम्स और जो राइटिंग्स करी हैं, वो जो लिखे हैं उन्होंने केवल 2 भाषाओं में लिखे हैं, एक इंग्लिश और एक मलयालम। तो 2 भाषाओं में ही उन्होंने अपनी कंपोजिशन की हैं। ड्रीम इन वन, और एक सपना देखती हूँ, और वो सपना है एक अच्छा सा राइटर बनने का, एक अच्छा पोइट, एक जो है राइटर वो पॉपुलैरिटी गेन करना चाहती थी, उसके बारे में लिखा है। तो ये इसका मीनिंग हुआ, आप इसे रिवर्स करके भी देख सकते हैं। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट। डोंट राइट इन इंग्लिश। तो वो कहती है कि मुझसे कहा गया जब मैंने लिखना शुरू किया, तो कई लोग होते हैं, अगर आपको भी पता होगा कि कोई काम अगर हम करना चाहते हैं तो प्रोत्साहन देने वाले जो होते हैं, एनकरेज करने वाले जो लोग होते हैं वो उनकी संख्या कम होती है, और जो टांग खींचने वाले वो लोग होते हैं वो काफ़ी होते हैं। ठीक है, अगर आप कोई भी नया काम करने जाएंगे तो आपका मजाक बनाया जाता है। ठीक है, आपको कई सारी चीज़ें आपको सलाह देने लोग लग जाते हैं जिनको उसके बारे में कुछ पता नहीं है, वो लोग भी देने लग जाते हैं। कुछ ऐसा ही जो कमला दास है उनके मामले में भी हुआ। उन्होंने कहा डोंट राइट इन इंग्लिश, उनसे कई लोगों ने कहा भाई आप अंग्रेजी भाषा में मत लिखो। दे सेड, उन्होंने कहा इंग्लिश इज़ नॉट योर मदर टंग, अंग्रेजी तुम्हारी मातृभाषा नहीं है। तो कई लोगों ने सलाह दी भाई तुम इंग्लिश में क्यों लिखती हो, क्योंकि अंग्रेजी तुम्हारी मातृभाषा तो रही नहीं है, तो आप इसमें नहीं लिखो, क्योंकि शायद तुम इसमें अपने आप को इतना अच्छी तरह एक्सप्रेस नहीं कर पाओगी। वाई नॉट लीव मी अलोन, तो वो कहती हैं तुम लोग मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते हो। क्रिटिक्स, जो आलोचक हैं और जो दोस्त हैं, एंड विजिटिंग कजन्स, और जो विजिटिंग जो उसके जो कजन हैं जो उससे मिलने आते रहते हैं।
एवरी वन ऑफ यू, तुम में से हर कोई मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देता है। बार बार मुझ में कमियां निकाली जाती हैं, निकालते रहते हैं, क्रिटिसाइज करते रहते हैं, आलोचना करते रहते हैं। वाई नॉट लेट मी स्पीक इन एनी लैंग्वेज, मुझे किसी भी भाषा में क्यों नहीं बोलने देते हो, लिखने देते हो। आई स्पीक आई लाइक, जिसे मैं चाहती हूँ, जो भाषा मुझे पसंद है, मुझे उस भाषा में क्यों नहीं लिखने देते हो, क्यों नहीं बोलने देते हो। द लैंग्वेज आई स्पीक, और जो भाषा में बोलती हूँ, बिकम्स माइन, द लैंग्वेज आई स्पीक, और जो भाषा मैं बोलती हूँ वो बिकम्स माइन, वो मेरी है, मेरी भाषा है। इट्स डिस्टोर्शन, अब चाहे ये डिस्टोर्शन हो, इसमें ये जो टूटी फूटी लैंग्वेज हो, भले ही डिस्टॉर्शन माने मुड़ी हुई, ठीक है, तो भले ये टूटी फूटी भाषा हो, ये थोड़ी सी विचित्र लगती हो किसी को, क्वियरनेस इसमें थोड़ी विचित्रता हो, ऑल माइन, लेकिन जो भी है ये सब पूरी मेरी भाषा है। माइन एलोन, केवल अकेले मेरी भाषा है। मैं चाहूँ जिस तरीके से उसके लिखूँ, अगर उसमें कुछ कमियाँ हैं तो अपने वो कमियाँ भी मेरी हैं, और उसमें विचित्रता है तो वो स्ट्रेंजनेस भी मेरी है, अपनी है, और वो अगर वो टूटी फूटी लैंग्वेज है तो भी वो मेरी है। इससे दूसरे को क्या समस्या है। इट इज़ हाफ इंग्लिश हाफ इंडियन, आगे कहती हैं ये जो भाषा है मेरी हाफ इंग्लिश है, हाफ इंडियन है, आधी अंग्रेजी और आधी हिंदी है। एंड फनी फरैप्स, और हो सकता है शायद ये फ़नी भी लैंग्वेज हो, किसी को पढ़ने में बड़ी फ़नी लगती हो, बट इट इज़ ऑनेस्ट, लेकिन जो भी है मेरी जो भाषा है वो बहुत ही ईमानदारी से परिपूर्ण भाषा है, उसमें ऑनेस्टी है। इट इज़ एज ह्यूमन एज आई एम ह्यूमन, और ये एक इट इज़ एज ह्यूमन, और ये उतनी ही मेरी भाषा जो उतनी ही मानवीय है जितने कि मैं ह्यूमन हूँ, मैं भी तो एक मनुष्य हूँ, और मेरी भाषा एक मनुष्य द्वारा बोली गई भाषा है, वो मानवीय भाषा है। डोंट यू सी, क्या तुम लोगों को दिखता नहीं है। इट वॉइसेस माई जॉय, इसकी जो आवाज़ है उसमें जॉय है, उसमें एक आनंद है, खुशी है। माई लॉन्गिंग, मेरी इच्छाएँ हैं। माई होप्स, और मेरी आशाएं हैं। ये जो भाषा है इसमें मेरी आवाज़ है, मेरी खुद की आवाज़ है, उसमें मेरी खुशी झलकती है, मेरी इच्छाएं झलकती हैं, और मेरी आशाएं झलकती हैं। एंड इट इज़ यूजफुल टू मी एज कॉइंग, और ये जो भाषा है वो वैसे ही महत्वपूर्ण है, उतनी ही उपयोगी है जिस प्रकार से एक कौवे की कौ की आवाज़ होती है, कौवा काँव काँव करता है तो उसके काँव काँव करना भी उसके लिए यूजफुल है। एंड रोरिंग, और जिस प्रकार से लायन का दहाड़ना यूजफुल होता है, उसी प्रकार से इस भाषा में मैं अपने आप को ज़्यादा कन्वीनियंट, मैं अपने आप को ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती हूँ, अपने आप को अपने इमोशन एक्सप्रेस करने में, अपने व्यूज एक्सप्रेस करने में। जिस प्रकार से एक कौवे का कौ करना है, उसी प्रकार से जैसे शेर का दहाड़ना है ज़रूरी है, वैसे ही मेरी ही ये भाषा भी मेरे लिए ज़रूरी है। इट इज़ ह्यूमन स्पीच, और मेरी भाषा तो एक ह्यूमन स्पीच है, एक मनुष्य की भाषा है जो आराम से कोई भी मनुष्य समझ सकता है। द स्पीच ऑफ द माइंड, एक ऐसी स्पीच जो माइंड से निकलती है, दैट इज़ हियर एंड नॉट देयर, जो यहाँ वहाँ नहीं भटकती है, बल्कि सीधे इधर उधर की बातें नहीं करती हूँ, बिल्कुल सीधी बात करती हूँ जो कि किसी को आसानी समझ में आ सके, उस भाषा में बात करती हूँ। अ माइंड दैट सीज, और एक मस्तिष्क जो देखता है और जो सुन सकता है, एक ऐसा मस्तिष्क मैं रखती हूँ। एज अवेयर, और जो एक चैतन्य है जिसमें एक जागरूकता है, वो वाला मैं मस्तिष्क रखती हूँ, उससे ये भाषा निकल के बाहर आती हैं। तो ये कोई ज़्यादा कठिन बात है नहीं समझना। नॉट द डीफ ब्लाइंड स्पीच, मेरी भाषा कोई ऐसी भाषा नहीं है, नॉट द डीफ बहरी भाषा नहीं है, ना ही ये अंधी भाषा है, ब्लाइंड स्पीच है। जैसे कि पेड़ जो होते हैं, और जैसे पेड़ तूफान में और मॉनसून क्लाउड, या जैसे मॉनसून जो बादल होते हैं, या और ऑफ रेन, या बारिश की भाषा नहीं है। ये इनकोहेरेंट का मतलब होता है दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। ओके, सो मेरी ऐसी भाषा नहीं है इनकोहेरेंट, अंडरस्टैंड समझने में कठिन वाली। मटरिंग, कोई बड़बड़ाहट नहीं है, या किसकी बड़बड़ाहट नहीं है, क्या ब्लेजिंग फुनरल पायर, जो एक फुनरल पायर, फुनरल का मतलब होता है जब अंतिम संस्कार किया जाता है, पायर का मतलब चिता, जब किसी चिता को जलाया जाता है, उसको किसी की लाश को जब अंतिम संस्कार, दाह संस्कार किया जाता है, तो उसमें कई सारी लपटें निकलती हैं, और उससे कई लपटों से और हवा के चलने से कई प्रकार की आवाज़ें होती हैं, जो कि मटरिंग साउंड एक तरीके कह लीजिए, जो कि अस्पष्ट आवाज़ है, अस्पष्ट क्या कह रहा है, क्या है वो समझ में नहीं आता है। इस तरीके की तो मेरी भाषा नहीं है, कि ऐसी कोई भाषा नहीं है जिसे कोई समझ ना सके, कोई अंधों वाली या कोई बहरी वाली भाषा नहीं है।
या कोई ऐसी भाषा नहीं है जिसकी पेड़ों की सराहट से को जैसे कोई समझ में ना पाता हो, क्योंकि उसमें शब्द नहीं होते हैं। मॉनसून क्लाउड वाली भाषा नहीं है, रेन वाली भाषा नहीं है। इनकोहेरेंट मटरिंग, और मेरी कह रही इनकोहेरेंट मटरिंग, या जो चिता जलाई जाती है तो उसके चलने से जो आवाज़ होती है, चटक की आवाज़ जो होती है, वो ऐसी कोई भाषा नहीं है जिसे कोई समझ ना सके, ऐसी तो मेरी भाषा नहीं है। आई वॉज चाइल्ड, तो वो चाहती है कि उसे इंडिपेंडेंटली लिखने दिया जाए जैसे वो लिखना चाहती है। आई वॉज चाइल्ड एंड लेटर दे टोल्ड मी, कह रही है मैं छोटी थी और बाद में मुझे ये बताया गया। आई ग्रू, तो यहाँ पर अब थोड़ा सा सडन चेंज आ गया है पोएम में। अभी यहाँ पर वो शुरुआत के स्टेंजा में भी अब तक वो बात कर रही थी कि उसके लेखन शैली, उसकी जो डिक्शन है, उसकी जो राइटिंग स्टाइल है, उसके बारे में लोग जो कहते थे, क्रिटिसाइज़ करते थे कि वो इंग्लिश में ना लिखे क्योंकि इंग्लिश उसकी मदर लैंग्वेज नहीं है। तो यहाँ पर उनको लोगों को यहाँ पर एक जवाब दे रखा है उनने कि भाई मुझे लिखने दो जिस तरह से मैं लिखने जाती हूँ। लेकिन अब यहाँ पर एक थोड़ा सा चेंज यहाँ पर आपको दिखेगा। यहाँ से अब शुरू हो रहा आई वॉज चाइल्ड, तो यहाँ पर उसने बात कर रही है अपनी जो उसकी जो अवस्था है, जो अब वो बच्ची थी और उसके बाद जो युवावस्था जो शुरू होती है, यौवन काल जो शुरू होता है, उसकी शुरुआत के बारे में लिखती है कि किस प्रकार के चेंजेस उसकी ज़िंदगी में आते हैं। तो पर्सनल लाइफ में यहाँ पर बात कर रही हैं, कह रही हैं आई वॉज चाइल्ड, मैं बच्ची थी, मैं छोटी थी, एंड लेटर दे टोल्ड मी, और बाद में मुझे ये बताया गया। आई ग्रू, कि मैं बढ़ रही हूँ, मैं बढ़ चुकी हूँ, मैं बड़ी हो चुकी हूँ। फॉर आई बिकेम टोल, क्योंकि मैं क्या हो चुकी थी, मैं लंबी हो चुकी थी, अब मेरी हाइट बढ़ चुकी थी। मेरे लिम्स, मेरे जो पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं, स्वेल्ड, वो क्या हो चुके थे, वो ग्रेटर हो गए थे, पहले से ज़्यादा बड़े हो गए थे। अब जब मनुष्य में यौवन अवस्था आती है तो कई सारे बदलाव, चेंजेस जो है वो देखने को मिलते हैं, और ये टीनेज के साथ शुरू हो जाते हैं। जब बचपन ख़त्म होता है और उसके बाद टीनेज शुरू होती है तो शरीर में कई सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उसके कारण आपके बॉडी में काफ़ी चेंजेस तो देखने के मिलते हैं। वही कुछ यहाँ पर वो इसके बारे में बता रही है, ठीक है। तो वो कह रही है मैं बच्ची थी, लेटर दे टोल्ड मी, और बाद में मुझे ये बताया गया। आई ग्रू, कि मैं बड़ी हो गई हूँ। फॉर आई बिकम टॉल, क्योंकि मैं बिकेम टॉल, क्योंकि मैं पहले से ज़्यादा लंबी हो चुकी थी। मेरे लिम्स जो थे, मेरे जो अंग थे वो फूल चुके थे, बड़े हो चुके थे। एंड 1 or 2 प्लेसेस स्प्राउटेड है, और 1-2 जगह पर बाल आ चुके थे। तो वो बता रही हैं एंड व्हेन आई आस्क फॉर लव, और जब मैंने प्रेम के लिए मांग की, जब मैंने मेरा विवाह हुआ और जब मैंने प्रेम मांगा, नॉट नोइंग वट एल्स टू आस्क फॉर, मैं नहीं जानती थी और क्या मांगना है। ही ड्रू आ यूथ ऑफ 16, उसने जिससे व्यक्ति से उसका विवाह हुआ तो उनकी जो मैरिड लाइफ थी वो भी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रही, बिकॉज देयर वॉज अ वास्ट गैप बिटवीन बोथ हस्बैंड एंड वाइफ। एंड सो वी कैन सी ही ड्रू आ यूथ, तो यहाँ पर वो कह रही हैं अब बच्ची थी, अब बहुत जल्दी इनकी शादी हो गई थी। आई थिंक 15 और 16 में इनका विवाह हो गया था, तो बहुत ही कम एज में विवाह होने के कारण उनको पता भी नहीं था कि मतलब यहाँ पर एक तरीके से देखें तो जो चाइल्ड मैरिज जो होती है उसके अगेंस्ट यहाँ पर बात की गई है। जो बाल विवाह जो होता है उसके खिलाफ यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है। तो वो कहती हैं कि व्हेन आई आस्क फॉर लव, जब मैंने प्रेम मांगा, नॉट नोइंग व्हाट एल्स टू आस्क फॉर, कि इसके अलावा और क्या मांगना है मुझे नहीं पता था। ही ड्रू आ यूथ, तो वो मुझे खींच कर ले गया। आ यूथ ऑफ 16, तो 16 साल की एक लड़की को वो खींच कर ले गया इनटू द बेडरूम, अपने बेडरूम में। एंड क्लोज द डोर, और दरवाज़ा बंद कर दिया। एंड ही डिड नॉट बीट मी, उसने मुझे पीटा तो नहीं, बट माई सैड वुमन बॉडी, लेकिन मेरी दुख से भरी हुई जो वुमन बॉडी थी, फेल्ट सो बिटन, उसे लग रहा था कि जैसे कि उसे पीटा हो गया हो, बहुत बुरी तरह पीटा गया हो। पीटा तो नहीं, लेकिन मतलब फिर भी उसको ऐसा लगा कि जैसे कि उस पर अत्याचार किया गया, उसका शारीरिक शोषण किया गया। द वेट ऑफ माई ब्रेस्ट एंड वॉर्म, और मेरे जो ब्रेस्ट थे एंड वॉर्म जो था, उसे जैसे ऐसा लगा कि मानो कि उसे कुचल दिया गया है। आई श्रैंक पिटीफुली, और मैं एक तरीके से बिल्कुल सिकुड़ चुकी थी, ठीक है। तो यहाँ पर वो कहना चाह रही है कि जब उसका विवाह हुआ तो वो तैयार नहीं थी उस चीज़ के लिए, क्योंकि उस समय बहुत छोटी थी, 16 ईयर्स की थी, बहुत जल्दी विवाह कर दिया गया, या चाइल्डहुड मैरिज के बारे में बात की गई है। तो वो उसके लिए तैयार नहीं थी, शादी की बात के लिए वो तैयार नहीं थी, इन चीज़ों के लिए तैयार नहीं थी। और वो उसके साथ हुई तो उसको ऐसा लगा कि मानो कि उसके शरीर के साथ जैसे कि अन्याय किया जा रहा है, और शरीर उसको एक तरीके से अपना ही खुद का शरीर उसको बोझ लगने लगा था। देन आई वॉर अ शर्ट एंड माई ब्रदर्स ट्राउजर, फिर मैंने क्या किया, फिर कह रही कि फिर मैंने अपने अस्तित्व को छिपाने के लिए जब मैंने शर्ट पहनना शुरू किया, अपने भाई का ट्राउजर मैंने पहना। कट माई हेयर शॉर्ट, अपने बाल कटवा लिए। इग्नोर्ड माई विमिलनेस, और अपनी अस्तित्व को छिपाने की कोशिश करी।
ठीक है, जिससे पता चलता है कि मतलब है स्त्री है। तो स्त्रीत्व के सभी गुण और उसने उसके सबको छिपाने की कोशिश की। ड्रेस इन साड़ी, तब मुझसे कहा गया कि साड़ी पहनो। बी गर्ल, गर्ल बनो, लड़की बनो, पत्नी बनो। तो उन्हें लड़कों के कपड़े पहनना जैसे स्टार्ट किया और लड़कों के जैसे बनने की कोशिश करी। तो उससे कहा गया कि भाई तुम लड़की हो, साड़ी में रहा करो, साड़ी पहना करो, लड़की बनो, पत्नी का धर्म निभाओ। एंड दे सेड, और उन्होंने कहा ऐसा, बी एम्ब्रॉयडर, आप कढ़ाई सीखो, जैसे लड़कियों से कहा जाता है कि घर के काम सीख जाए, सिलाई कढ़ाई सीखो। बी कुक, कुक बनो। एंड बी अ क्वेरल विद सर्वेंट, और जो सर्वेंट हैं, नौकर हैं, उनके साथ झगड़ा करो। अब यहाँ पर नौकरों के साथ झगड़ा करने का मतलब है कि अगर आपको नौकरों से काम निकालना हो तो उनके ऊपर एक थोड़ा सा कमांड रखनी जरूरी होती है, उनको डांटना डपटना पड़ता है। तो यहीं पर कुछ ऐसी बात कही गई है कि उनके साथ सख्ती से निपटो, उसको कहा गया है ऐसा करो। फिट इन, और सभी चीज़ों में उपयुक्त बनो, सुटेबल बनो, सब में अपने आप को ढाल लो। ओ बिलोंग क्राइड इन कैटेगराइजेज, और जो सभी ये जो मनुष्य है वो क्या है, कैटेगराइजेस करता है, हर चीज़ को एक श्रेणीबद्ध तरीके से बांध देता है। एंड डोंट सिट ऑन, और मुझसे कहा गया डोंट सिट ऑन वॉल्स, कि तुम दीवारों पर मत बैठो, मतलब चार दीवारी के अंदर रहो। लिव योर लाइफ विद इन फोर वॉल्स, तो अपनी जो ज़िंदगी है वो चार दीवारी के अंदर बिताओ। एंड पीप इन थ्रू, और मत झाँको आवर लेस ड्रैप्ड विंडो, हमारे जो पर्दे लगे विंडो है उसमें मत झाँको। बी एमी और बी कमला, फिर कहा गया कि एमी बनो, कमला बनो, या माधवी कुट्टी बन जाओ। इट इज़ टाइम, बी एमी और बी कमला, और बेटर स्टिल बी माधवी कुट्टी। इट इज़ टाइम टू चूज अ नेम, अब समय था कि मैं कोई नाम चुनूं, कोई भूमिका चुनूं। मुझसे कहा गया डोंट प्ले प्रिटेंडिंग गेम्स, गेम्स मत खेलो, मतलब बहानेबाजी मत बनाओ। डोंट प्ले एट सिजोफ्रेनिया, और कहा गया डोंट प्ले एट सिजोफ्रेनिया, मतलब ऐसे बिहेव मत करो जैसे कि तुम्हें कोई सीरियस साइकोलॉजिकल कोई सीरियस डिसऑर्डर हो गया है, कि तुम वास्तविकता और इमेजिनेशन में फ़र्क नहीं कर पा रही हो, ऐसे मत बनो। एंड बी आ निम्फो, और निम्फो मत बनो, मतलब जो कि वुमन हु इज़ वेरी स्ट्रांगली सिडक्टिव। ओके, तो यहाँ पर ये कहा गया है। एंड डोंट क्राई एम्ब्रेसिंगली लाउड, और चिल्लाओ मत, रो मत, आंसू मत बहाओ। व्हेन जिल्टेड इन लव, जब तुम्हें प्रेम नहीं मिला, जब तुम्हें प्रेम में ठुकरा दिया गया, तो उसके लिए तुम आंसू मत बहाओ, मतलब अपने आंसू को छिपाओ, आंसू मत गिराओ। जब मुझे प्रेम के लिए मना कर दिया गया, मुझे वो प्यार नहीं मिला, तो मुझसे कहा गया, जब मैं रोने लगी तो मुझसे कहा गया कि अपने आंसू मत बहाओ, अपने आंसू छिपाओ। आई मेट अ मैन, मेरी मुलाकात मुझे जीवन में एक आदमी मिला। आई मेट अ मैन, लव्ड हिम, और मैंने उसे प्रेम किया। एंड कॉल हिम नॉट बाय एनी नेम, लेकिन कभी उसे उसके नाम से नहीं पुकारा, जैसे कि हमारे यहाँ पुरुष प्रधान देश है, तो स्त्रियों को कहा जाता है, महिलाओं को ज़्यादातर कहा जाता है कि वो अपने पतियों का नाम नहीं लेती हैं। तो कभी भी मैंने उनका नाम नहीं लिया। ही इज एवरी मैन, वो भी वैसे ही मैन था हु वांट्स अ वुमन, जिसे अपनी वासना के लिए, अपनी वासना को बुझाने के लिए एक औरत की आवश्यकता होती है। वो भी उसी प्रकार से वही व्यक्ति था जिसे एक औरत केवल अपनी तृष्णा या वासना को बुझाने के लिए वो उसको अपने पास रखता है। जस्ट एज आई एम एवरी ए वुमेन, मैं भी वैसी ही औरत हूँ जैसी बाकी औरतें होती हैं, जो हमेशा हु सीक्स लव, जो हमेशा प्रेम की तलाश करती हैं। इन हिम द हंग्री स्टेक, और वह जो है मैंने उसमें देखती हूँ अपने पति में, द हंग्री हेस्ट ऑफ रिवर, जैसे कि एक भूखी वासना से भरी हुई एक नदी मुझे उसमें दिखती है। इन मी, और मेरे अंदर एक ओशन है, एक महासागर है जो कभी थकता नहीं है, वेटिंग, और हमेशा इंतज़ार करते रहता है, एक प्रेम का प्यासा रहता है, और प्रेम वो चाहता है। उस ओशन के समान में गहरी हूँ। एंड हु आर यू, और तुम, जब भी मैंने उससे पूछा कि तुम कौन हो, तो हमेशा एक ही जवाब मिला, आई आस्क ईच एंड एवरी वन। जब मैं कभी किसी भी पुरुष से पूछती हूँ कि तुम कौन हो, तो जवाब मिलता है मैं। द आंसर इज इट इज़ आई, तो आंसर हमेशा मिलता है ये मैं हूँ। एनीवेयर एंड एवरीवेयर, तो पुरुषों में एक मेल ईगो जो होता है उसको यहाँ पर उसने डिस्क्राइब किया है।
तो जब भी मैंने किसी पुरुष से पूछा तो उनमें मैं बहुत नज़र आता है, एक सेल्फ ईगो जो है वो नज़र आता है। एंड एनीवेयर एंड एवरीवेयर आई सी द वन हु कॉल्स हिमसेल्फ आई, तो एनीवेयर जहाँ कहीं देखती हूँ, हर जगह देखती हूँ, आई सी द वन, तो मुझे हर कोई वही नज़र आता है, ऐसे ही पुरुष नज़र आते हैं जो हमेशा आई अपने सेल्फ ईगो में डूबे हुए हैं। इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में, ही इज टाइटली पैक्ड लाइक एंड द सॉल्ड, वह बिल्कुल एक उसके समान है जिस प्रकार से एक तलवार जो होती है इन शीद का मतलब जो कवर होता है तलवार को, जो उसके म्यान में जिसे रखा जाता है ताकि, ठीक है, और म्यान से भी तलवार को निकाला जाता है, तो वो जो कवर है उसके, तो मनुष्य जो है, जो कह रहे कि मेल जो है वो बिल्कुल उस तलवार की तरह होता है जो टाइटली बंद है, टाइटली एक उसमें रखा जाता है, उस म्यान में रखा जाता है, उस म्यान की तलवार की तरह होता है। इट इज़ हाई, जो हमेशा मतलब ईगो रहता है उसमें, और इट इज़ आई हु ड्रिंक लोनली, और मनुष्य और जो पुरुष है वो एक ऐसा आई है जो बाहर ड्रिंक करता है, बाहर शराब पीता है, उसे कोई कुछ नहीं कर कहता, उसे कोई रोकता टोकता नहीं है। ड्रिंक एट 12, वह आधी रात तक, मिडनाइट तक, 12 बजे तक, आधी रात तक बाहर रहता है, शराब पीता है, उसे कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। इन होटल्स ऑफ स्ट्रेंजर टाउन, वह आधी रात तक होटल में रुकता है, इस अजनबी शहरों में रुकता है, लेकिन उसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, लेकिन महिलाओं को हर कोई रोकने टोकने वाला है। इट इज़ आई, ये मैं हूँ, हु लाव, जो हंसती हूँ। इट इज़ आई हु मेक लव, मैं ये हूँ हु मेक लव, जो प्रेम चाहती हूँ। तो इट इज़ आई हु लाफ, तो ये मैं हूँ, वो हंसते हैं। एंड इज आई हु मेक लव एंड देन फील शेम, और कह रहा है कि ये जो मैं है मतलब पुरुष के लिए आया हुआ है। इट इज़ आई हु लाफ, मतलब ये हंसते हैं, ठीक है, फिर भी इन सब हरकतों करने के बाद भी वो हंसते हैं। इट इज़ आई हु मेक लव, और हम उनको प्रेम देते हैं। एंड देन फेल्ट असेम्ड, और ये प्रेम करते हैं और प्रेम का नाटक रचते हैं। और एंड देन फील शेम, और फिर इनको शेम महसूस होती है जब उनके प्यार को ठुकरा दिया जाता है तो उनको शर्मिंदगी महसूस होती है। एंड इट इज़ आई हु लाई डाइंग, और इट इज़ आई हु लाई डाइंग, और मैं और वह हमेशा वैसे पड़े रहते हैं जैसे कि मर रहे हैं। विद आ रैटल इन माई थ्रोट, मेरे गले में एक खड़खड़ाहट सी होती है कि जैसे कि मैं कुछ कहना चाहती हूँ। आई एम सिनर, आई एम संत, मैं भी सिनर हूँ, मैं भी संत हूँ, ठीक है। जिस प्रकार से पुरुष है, पुरुष ने भी पाप किए हैं तो उसके अंदर कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, कुछ बुराइयाँ भी हैं, उसी प्रकार से मेरे अंदर भी कुछ अच्छाइयाँ कुछ बुराइयाँ हैं। एंड आई एम द, तो सिनर माने पापी होता है, मतलब मेरे अंदर भी कुछ बुराइयाँ हैं, और संत माने संत साधु सन्यासी। आई एम द बिलव्ड एंड द बिट्रेड, मैं भी वही हूँ जिस प्रकार से उसे आई एम द बिलव्ड, मैं भी किसी की प्रेमिका हूँ, मुझे भी किसी के द्वारा धोखा दिया गया है। तो वैसे उसी प्रकार से स्त्री भी है। आई हैव नो जॉय, मेरे पास ना ही कोई खुशी है। एंड आर नॉट योर्स, तो मेरे पास कोई ऐसी खुशी नहीं है जो तुम्हारी नहीं है। मतलब जिस प्रकार से एक पुरुष खुशी महसूस करता है, उसी प्रकार से एक स्त्री भी खुशी महसूस करती है। नो, एक और कोई ऐसा दर्द नहीं है जो पुरुष को सिर्फ पुरुष को होता है और मुझको नहीं होता है, या स्त्रियों को नहीं होता है। विच आर नॉट योर्स, तो जो तुम्हारा नहीं है। तो यहाँ पर वो कहना चाह रही है आई हैव नो जॉय, मेरे पास कोई ऐसा आनंद नहीं है जो तुम्हारा नहीं है। मतलब जैसा आनंद तुम्हें महसूस होता है वही खुशी मुझे भी मिलती है। जिस प्रकार से पीड़ा तुम्हें होती है उसी प्रकार से वही पीड़ा मुझे भी होती है। आई टू कॉल माई सेल्फ, मैं भी खुद को क्या कहती हूँ, आई कहती हूँ। तो शुरुआत में यहाँ पर अगर देखें तो इस पोएम में यहाँ पर से जब आई के बारे में शुरू हुई, यहाँ पर उसने अपने पति के बारे में बोलना शुरू किया, और यहाँ पर एक तरीके से जो पुरुष प्रधानता जो हमारे देश में रही है, पुरुष प्रधान